दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका 100 मार्क्स हिंदी का तीसरा पार्ट संपूर्ण क्रांति। आज हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में संपूर्ण क्रांति की पूरी कंप्लीट नॉलेज लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपका लाल किला का तस्वीर है और नीचे कुछ लिखा हुआ, आप उनको ठीक से देखें और समझें। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। मैंने उसको भी लिख दिया है और बहुत मेहनत किया इस वीडियो में। आपको भी मेहनत करना चाहिए। चलिए, तो देखिए, ये पटना गांधी मैदान का सीन है और जयप्रकाश नारायण जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय का ये सीन है। और ये 5 जून 1974 की का भाषण का अध्याय है और इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर और सारांश संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। और मैंने काफ़ी डिज़ाइन किया है इस चैप्टर को बहुत नए स्टाइल में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि इस चैप्टर के ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बने। इनके साथ साथ आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएंगे और मैंने इसमें दिया भी है और सारांश भी आपके यहीं से हो जाएंगे। तो मैं फिर इन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अलग से आपको दूंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ठीक से नहीं देखते हैं तो दिक्कत होगी। तो गाइड शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु विषय वस्तु के बारे में एक, तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा ये आपका। जयप्रकाश नारायण का जन्म देखिए कब हुआ था, देख सकते हैं आप। और इनको लोकनायक भी कहते हैं। इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। आप देखिए जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण भाषण जो ऐतिहासिक भाषण है, 5 जून 1974 की कहानी का ये भाषण है, उसी का ये अंश है। और इनका बचपन का नाम देखेंगे आप, और इनको शॉर्ट में लोग जेपी कहते हैं। ये सब बिल्कुल मैंने जो डिज़ाइन किया है इन पे, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। इनको देखेंगे तभी आपका ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि इनका बचपन का नाम बाबुल था, इनके बाद का नाम जेपी शॉर्ट नेम इसका हुआ। और इनका जन्म देखिए कब है, मृत्यु देखिए, मृत्यु मतलब देहावसान बोलते हैं। और शुरू करते हैं इसका विद्यार्थी जीवन। जयप्रकाश नारायण की उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज में एडमिशन किया और नॉन वायलेंस के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ दिया और 1922 में आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया गाइज। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अमेरिका में ही जेपी को मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण हुई। अमेरिका में ही जेपी को मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण हुई। और माँ की जो बीमारी थी उसकी, माँ की, उसके कारण जो है बेचारा पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर पाया, उसको छोड़ के देश लौट गए। ये आपको ठीक से देखना है इस लाइन को। इसका स्टूडेंट लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयप्रकाश नारायण यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके आते एग्जाम में आते हैं। और देखिए इसका आप चलते हैं हम लोग, जो पॉलिटिकल लाइफ है, इसका जो राजनीतिक जीवन है उसमें क्या हुआ। जयप्रकाश नारायण 1929 में कांग्रेस में शामिल हुआ। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गया। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया और अहम भूमिका निभाया। यहाँ से जो आएंगे 1939 1943 में ये जेल गए और 1942 के में भी इनको जो है काफ़ी फेमसलिटी मिली, काफ़ी प्रसिद्धि मिली गाइज। तो आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ से सारे के सारे आते हैं एग्जाम में। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका योगदान रहा। 1952 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और उसके बाद 1954 में विनोबा भावे के साथ ये जुड़ गया सर्वोदय आंदोलन, जिससे जुड़ा हुआ है आपका भूदान आंदोलन गाइज। और 20 साल बाद 1974 में छात्र आंदोलन को नेतृत्व किया और जिनका नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे अनेक नेता बिहार में हुए और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी गठन हुआ। और इन्हीं के अगुवाई में जो है बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, जितने भी नेता हुए हैं सब इन्हीं के बात के हुए, इन्हीं से आगे बढ़े। शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति का पूरा भाषण एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित होती है, याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट साथी उनका था रामवृक्ष बेनीपुरी, और इनके 2 साथी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और रेणु जी थे। और 5 जून 1974 को ये भाषण का समय है। और इसको खास के आपको याद रखना है कि पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया था वो 5 जून 1974 को दिया गया था और 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का मृत्यु होता है गाइज। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कई सारे लोगों की मैंने मृत्यु को लिखा हुआ है। धर्म भारती में जो जयप्रकाश नारायण जो थे उनको एक प्रसिद्ध कविता लिखा है मुनादी नाम से। आप लोग इनको बिल्कुल देखें। हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ख़राब है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार प्रदेश छात्र समिति के आग्रह पर ही संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन है उनका शुरुआत किया और बुजुर्गा क्लास को, बुजुर्गा वर्ग को इन्होंने समर्थन भी किया। अर्थशास्त्र में मध्यवर्ग से अधिक धनवान श्रेणी को कहा जाता है बुजुर्गा क्लास। सही शब्द है
बुजुर्गवाजी है, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, आप इनको याद रखेंगे। बुजुर्गा क्लास फ्रांसीसी भाषा का शब्द है गाइज। और बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें। हमारी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है बोलने में, मगर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक बातों को गौर से देखना है, सुनना भी है, देखना भी है। यहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के A to Z बन जाएंगे गाइज। सम्मान की बात कर रहे हैं, इनको जो सम्मान मिला है, देखो 1965 में इनको समाज सेवा के लिए जो मैग्सेसे सम्मान है, जो मैग्सेसे सम्मान है वो मिला। और 1998 में मरने के बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया गया गाइज। मरने के बाद मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। किसको? जेपी को, जयप्रकाश नारायण को गाइज। तो बात करते हैं आगे, हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। वेलकम सरगम टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। ये हमारी थी अब तक का कुछ चुना गया अंश, उनसे आपको हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में और आप चैप्टर के पूरे बारे में जान पाएंगे। और बढ़ते हैं आगे, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तब तक जो है आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल इस चैप्टर को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने बिल्कुल एक अजीब तरीके का डिज़ाइन किया है। और बिल्कुल एक बार इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है गाइज, क्योंकि आप इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। मैंने पॉइंट, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, देश की सामाजिक समस्या पर बोलते हैं, ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। मैंने इनको पॉइंट किया है, ये पूरे चैप्टर मैंने कवर किया है ना। देश की सामाजिक समस्या पर क्या जयप्रकाश नारायण जो है पटना गांधी मैदान पर जब गए तो 5 जून 1974 को जो भाषण दिए थे, तो देश की सामाजिक समस्या पर क्या बोले वो आप नीचे देख सकते हैं, है ना। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है गाइज। तो आप देख सकते हैं कि देश की सामाजिक समस्या पर जयप्रकाश नारायण क्या बोले थे पटना के गांधी मैदान में। मैंने बिल्कुल बिंदु बिंदु करके इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है। अंत में मैंने चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी डिज़ाइन किया है, उनको भी मैं अपलोड किया हूँ। इसी में आपको, इसी के आगे इसी वीडियो आपको मिल जाएगा। अर्थात ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, देश की सामाजिक समस्या पर क्या बोले, ये सब भाषण का अंश है। ये कोई आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है गाइज। ये मैंने पॉइंट देके डील किया है, पूरे चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको मैंने पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है, इसीलिए इनको ध्यान से देखेंगे आप और खुद से पढ़ेंगे इनको आप, चूँकि मुझे उतना बोलना बिल्कुल दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप यहाँ ठीक से देखेंगे। और यहाँ पे मैंने पूरी तरह चैप्टर कवर करने का प्रयास किया है गाइज। देश की सामाजिक समस्या पर जेपी जी क्या बोले थे पटना गांधी मैदान में 5 जून को, देखिए। और उस समय जो जेपी जी है, जयप्रकाश नारायण है, वो अपने 2 साथी बेनीपुरी जी और दिनकर जी को याद करते हैं, कहते हैं कि वे हमारे आज साथ नहीं है, हमारे दोनों कंधे खत्म हो गए, वरना आज भी हमें इतनी ताकत थी कि हम देश की तख्ता बदल सकते थे। लेकिन वे अपने 2 साथियों को याद करते हैं और वहाँ पे भाषण देते हैं गाइज। ये भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया गया 5 जून 1974 का अंश है और ये जेपी का सबसे महत्वपूर्ण भाषण है। उतनी बड़ी भीड़ पटना के गांधी मैदान में ना कभी इकट्ठी हुई थी और ना कभी इकट्ठी होगी। ये जयप्रकाश नारायण का जो भाषण में जितने लोग आए थे वो आज तक नहीं आए और उम्मीद है कि भविष्य में उतनी बड़ी भीड़ कभी ना हो पाएगी। छात्र युवाओं को क्रांति के लिए आह्वान करते हैं और छात्र युवाओं को क्रांति के लिए आह्वान करते हुए कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं सलाह दूंगा। युवाओं के आग्रह पर अपना नेतृत्व के लिए सहमत होते हैं। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझाऊंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसलों को तुमको मानना होगा और आपको मानना होगा, तभी तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। तो जेपी जी पूरे भाषण में जो जो बात कहा, मैंने टोटली बात को एक नोट डिज़ाइन करके इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको पूरी किताब, पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं।
तीसरा बिंदु की बात कर लें, जेपी जी ने अपने छात्र जीवन के बारे में कुछ बताया कि मैं जब छात्र था मैं किस तरह का था, मैंने कैसे संघर्ष किया, मैंने क्या स्ट्रगल किया, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रही है। जेपी जी अपने छात्र जीवन के संघर्षों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब अमेरिका में था मैं बहुत मुश्किल से पढ़ता था, मैं दिन भर में काम करता था, किसी होटल में काम करता था, कभी मैं बूट पॉलिश कर लिया करता था, कभी मैं बगीचे में फल तोड़ने का या फल को चुनने का काम करता था। इस तरह से मैं पर डे रुपये जमा करके कुछ खाता भी था और कुछ मैं बचा लिया करता था। और साथ साथ मैं एक छोटा मेरे पास रूम होता था, उस रूम में मैं 2 साथी के साथ रह जाता था। और वहाँ पे बताते हैं कि जब अमेरिका में जेपी जी थे तो वहाँ पर किस तरह से हो रहा था, और वे निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये सब बातें वे लिखते हैं और बोलते हैं। ये बात बिल्कुल उसके छात्र जीवन की है। और निक्सन उस समय के बहुत फेमस लिटी पर्सन थे। जब 1974 की बात आती है उस समय का, तो इस मतलब ये कहा जाए कि जब मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि छात्र जीवन के संघर्ष की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, और बताते हैं कि जब मैं छात्र जीवन था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया। इन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इसलिए मिलता है क्योंकि यह चैप्टर हर दृष्टिकोण से छात्रों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में छात्रों के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों पर प्रतिबिंबित किया गया है, बहुत सारी बातों को बिंदुवार मैंने किया है, और जेपी जी के शब्दों में ही मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे मैं पूरी चैप्टर को डिज़ाइन करने के बाद, पूरी चैप्टर को बार बार पढ़ने के बाद मैंने इस सारांश को, इस पूरी चैप्टर को डिज़ाइन किया है। मुझे लगता है कि शायद एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो मेरे से छूटा होगा, और अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। मार्क्सवाद और लेनिन की चर्चा करते हैं और कहते हैं अमेरिका में, है ना, विकसासीन में जो मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, मतलब मैं कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रॉट्स्की का ज़माना था। 1974 में लेनिन मर गए थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। यहाँ पे आपको याद रखना है 1924 में लेनिन मरा था और 1924 में ही जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बना था। मार्क्सवादी कहते हैं गरीबों के बीच से चुना गया नेता जो गरीबों के लिए काम करता हो उसे मार्क्सवादी कहा जाता है गाइज। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ और 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन गया गाइज। तो मार्क्सवादी और लेनिन की नीति ही मार्क्सवादी कहलाई। और मार्क्सवादी का मतलब मैंने बता दिया आपको, जब गरीबों के बीच से कोई नेता चुन के कोई बड़ा पद में जाता है और गरीबों की समस्याओं को सबके सामने रखता है, गरीबों की हक के लिए लड़ता है, उसी को हम मार्क्सवादी कहते हैं। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। जयप्रकाश नारायण अपने छात्र जीवन के संघर्ष की बात तो करते ही हैं, साथ साथ वे मार्क्सवाद के बारे में और लेनिन के बारे में भी चर्चा करते हैं। कहते हैं जयप्रकाश नारायण की मैंने जो लेनिन से सीखा था वो सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के लोग जो कम्युनिस्ट हैं उनकी हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी की भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने को उस लड़ाई से अलग थलग नहीं करना चाहिए, मतलब अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए गाइज। तत्कालीन सरकार द्वारा खड़ी जा रही परेशानियों के बारे में बताते हैं। जिस समय हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय का ये क्रांति का समय है। उस समय ये क्रांति हुई थी 1974 की, जेपी क्रांति कह लो या फिर संपूर्ण क्रांति कह लो। उस समय हमारे देश में क्या समस्याएं थी, पॉइंट नंबर 7 में मैंने उसी को डील किया है गाइड। तत्कालीन सरकार द्वारा खड़ी की जा रही परेशानियों को बताते हैं। जो हमारी तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी थी उसके समय क्या क्या समस्या हमारे देश में आई, जरा नीचे पढ़ते आइए। लोकतंत्र में जनता के अधिकार की बात कोई करता नहीं। लोकतंत्र में जनता के अधिकार की बात कोई करता नहीं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, अपनी जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ वो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र का दुश्मन है, मतलब लोकतंत्र को हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और लोकतंत्र का दुश्मन है कौन है गाइज?
लोकतंत्र का जो दुश्मन है वो आज के वर्तमान समय के, आज के भी नहीं पहले के वर्तमान समय के जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जो है अपने आप को लोकतंत्र में झोंक पाए, वो लोकतंत्र का दुश्मन है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, मतलब वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठी चलवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। सोशलिस्ट पार्टी गांधी जी से अपने संबंधों और विरोधों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा गांधी जी और मैं हमेशा नेहरू जी को डांट दिया करता था, उनसे हमारी बनती नहीं थी, लेकिन वे लोग हमारी बातों को बुरा नहीं मानते थे क्योंकि मैं सोशलिस्ट था, वो लोग जो है अलग अलग थे, लेकिन वे लोग जानते थे जेपी जो भी चीज़ कर रहा है वो देश के बारे में कर रहा है, इसलिए कभी वो हमारा विरोध नहीं किया, बल्कि मैंने बार बार गांधी और नेहरू का विरोध किया। वे लोग हंस के टाल देते थे, वो जानते थे जेपी इस देश का सच्चा सिपाही है और जेपी इस देश के लिए लड़ रहा है। गाइज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइज, ये जेपी बोल रहा था, ये जयप्रकाश नारायण बोल रहा था। अपने भाषण में उन्होंने गांधी जी के बारे में चर्चा किया और अपने भाषण में उन्होंने नेहरू जी के बारे में चर्चा किया और उन्होंने बताया भाषण में कि लोकतंत्र का दुश्मन कौन कौन है। तो अपने ही देश के नेता जो चुनाव में दंगे करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, लाठियां चलवाते हैं, डंडा बरसवाते हैं, गोलियां चलाते हैं और कुछ लीडर्स को गिरफ्तार करवाते हैं, सच्चे माने में वही तो है आज के ज़माने में लोकतंत्र का दुश्मन। कहीं भी शांति भंग होती है, कहीं भी कोई कांड होता है, कहीं पे कोई विद्रोह होता है, उसमें हमारे देश की वर्तमान नेताओं का हाथ होता है, कहीं न कहीं उस जगह से उनको नुकसान होती है। वो चाहता है इस तरह से भगदड़ करके हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं और जो हमारे विपक्षी पार्टी है उनका मिशन कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए वे सभी लोग लोकतंत्र का दुश्मन है जो जनता को परेशान करते हैं, जो जनता की शांतिमय जीवन को परेशान करते हैं, जो जनता पर लाठी बरसवाते हैं इत्यादि। तो गांधी जी के से भी वो काफ़ी मिले जुले थे और सोशलिस्ट पार्टी गांधी जी नेहरू से अपने संबंधी विरोध का चर्चा करते हुए कहते हैं कि चुनाव की पद्धति और खर्च पर प्रश्न खड़ा करता है। देश की जो हालात कल भी थी और वर्तमान समय में भी है, इसमें चुनाव की पद्धति और खर्च पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आज आप देखे होंगे एक एक चुनाव में करोड़ों रुपए गाइज खर्च होता है, एक एक चुनाव में लाखों रुपए खर्च होता है। जरा मैं पूछता हूँ इसका कोई हिसाब किताब लगाता है? नहीं गाइज। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे आपको बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे खास करके कि दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करते हैं वे और किस तरह से बात करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पे। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी मैं कर रहा हूं। ये जेपी जी बोलते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको डील किया हूँ। आप आराम से वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके हर लाइन को इतना देखें कि दिमाग में मेरी हर लाइन सेट हो जाए आपकी, है ना। दलविहीन लोकतंत्र में तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्यों से में ही है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, अर्थात समाज विहीन वर्ग, स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा लेकिन उसमें कोई न्याय, कोई कानून, कोई सोसाइटी की व्यवस्था नहीं होगी। हर व्यक्ति यहाँ पे जो है दलविहीन होगा, अर्थात यहाँ पे कोई एकता, कोई प्रेम, कोई भाईचारा और कोई सौहार्द की भावना गाइज नहीं होगा। चलते हैं आगे। चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। जेपी जी चुनाव प्रक्रिया में जितने खर्च हो रहे हैं उनके सुधार के बारे में भी बात करते हुए कहते हैं कि आज की परिस्थितियों में आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया में ना तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करना चाहता हूँ। और खास करके खास बात में कहते हैं कि प्रत्याशी चुनाव के तरीके पर सुझाव देते हैं। जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या हमें उनको वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इन पर भी वे तंज कसते हैं और कहते हैं जब विधानसभा का चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके काम करें और अपना मर्जी से उम्मीदवार खड़ा करें अथवा उम्मीदवार जो खड़ा किया है ना, वो सबके लिए मान्य हो।
यहाँ पे छात्रों को सबसे आगे रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आज के युवा छात्र ही कल का भविष्य है। और वो कहते हैं कि बिल्कुल जो मतलब कि आज की तरह जो निरंकुश और जो निरंकुश नहीं होंगे, जो स्वच्छंदवादी नहीं होंगे, उस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई नेता गलत करता है तो छात्र संघ समिति को आपस में मजबूती प्रदान करना चाहिए, आपस में एकता बनना चाहिए और उस नेता को अपने कुर्सी से त्याग के लिए प्रयास करना चाहिए। और संघर्ष समितियों का दायित्व और समाज में उनका अपेक्षा, इस पॉइंट पे भी मैंने बहुत अच्छा से लिखा है, आप इनको देख सकते हैं आराम से, है ना। आपको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और देखो किस तरह से मैं डिज़ाइन किया है इसको, कि यहाँ पे आप बिल्कुल पॉइंट को ठीक से पढ़ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। आराम से इस वीडियो को आप पॉज करके कई सारी बातों को समझ सकते हैं। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जितने भी बातें भाषण में दिया संपूर्ण क्रांति में, वो बिल्कुल मैंने टोटल बातों को एक जगह जमा करके आपके लिए सबसे बेहतर वीडियो बनाया हूँ। शायद बिहार का ऐसा कोई चैनल होगा जो आपको इस तरह से डिज़ाइन करके हर वीडियो को आपको दिखाएगा, समझाएगा। बस आपको मेहनत करनी चाहिए, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपको भी मेरे तरह मेहनत करना चाहिए और अपना गांव समाज, अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। और 40 सेकंड मैं थक चुका हूँ, 40 सेकंड में वीडियो को रोक रहा हूँ, 40 सेकंड के बाद आप इनको सुनेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आ गए हम आपको लेकर के क्वेश्चन एंड आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, संपूर्ण क्रांति का। वेट फॉर 25 seconds, sorry, and start will be coming shown your question and answer from chapter Sampurna Kranti. This is designed to by R. Raja, and you have to need to complete this question and answer. First question for you is on the screen. आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आंसर देखिए आपके सामने है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश जी का यह विचार था कि युवा लोग आगे आए और देश का भविष्य संभाले। हम समय समय पर उनको सलाह देंगे, परंतु युवाओं द्वारा जो हो रहे आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश जी की शर्त थी वो बिल्कुल साफ थी। आप इनको देखें और बिल्कुल वीडियो रोक करके आप इसका आंसर को लिख सकते हैं गाइज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज कमिंग सून ऑन द स्क्रीन। सूरज वीडियो आगे बढ़ाओ। तो लैपटॉप ठीक कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? आंसर, इसका आंसर में देख लो, मैं आपको बता चुका हूँ। जयप्रकाश नारायण अपने छात्र जीवन के संघर्ष समिति का जो सारांश है, आप वहाँ से इनका आंसर लिखेंगे, यानी कि पॉइंट नंबर जो 5 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका आंसर पॉइंट नंबर बिंदु नंबर 6 का जो मैंने डील किया है वहाँ से मिल जाएगा आपको। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ, मिल जाएगा। छठा, ये जो पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें, इनका मैं बता के दे रहा हूँ अभी। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें, ये जो लाइन आपको नीचे देख रहे हो ना, ये लाइन का आपको आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, ये वाला लाइन। जयप्रकाश नारायण के कुछ सोशलिस्ट पार्टी के मित्र उनका इंदिरा जी से मेल मिलाव के पक्षधर हो गए, तभी इस प्रसंग को लेकर वे अपने भाषण में कहते हैं कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। हाँ भाई आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? मतलब जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी और नेहरू जी के बारे में क्या कहा? जयप्रकाश नारायण जी बापू और नेहरू की जो बातें अच्छी नहीं लगती उनकी आलोचना करके सामने ही कह देते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी इसका बुरा नहीं मानते और इनका आपसी रिश्ता जयप्रकाश से भी काफ़ी खराब नहीं हुआ। बापू और नेहरू की इस विशेषताओं का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? जेपी के अनुसार इलेक्शन में जो खर्च हो रहा है करोड़ों रुपए, वो भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि यह रुपए बिना किसी हिसाब किताब के होते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं गाइज।
चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ रही है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो VVI। ये क्वेश्चन आएंगे सब एग्जाम में, 100% आएंगे, लगा लो VVI सब कोई। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। चलते हैं इसका आंसर की ओर। मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर, मैं अभी नोट कर रहा हूँ और थोड़ी सी मेरी टाइपिंग स्लो हो रही है, बट वेट करो 2 मिनट, 1 सेकंड, सॉरी। ऐसे टाइपिंग हो रहा है हमारा, अभी मैं तब तक बोल रहा हूँ, टाइपिंग हो रही है आंसर हमारी इसकी। वेट करो, आ जाएगा इसका आंसर भाई, आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। सो इसको थोड़ा पॉज करो और हाँ आंसर स्क्रीन पे लाओ। और आ रहा है, वेट प्लीज़ वेट, कमिंग सून योर आंसर। हाँ, साम्यवाद और बात मैंने कर लो। साम्यवाद ऐसे लोगों का समूह जो जनता की गतिविधियों पर निर्णय लेते हैं। यह समूह दूसरों के सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ये पूंजीवाद के विरोध करते हैं। ओके गाइज, ये हो गया। और फिर देखोगे मैं बताऊंगा कि दल विहीन वाला बात, जो अंतर जो देख रहा है ना आप, अंदर पॉइंट को देखो, मैं लिख दिया हूँ साम्यवाद एक तरफ, नीचे ऊपर साम्यवाद, नीचे मैंने लिख दिया है दल विहीन लोकतंत्र। आप दोनों में जो क्या क्या है इनको अगर लिख देते हो तो इनका डिफरेंस हो गया, इनका संबंध भी हो गया। अंतर भी पूछे तो भी ये लिखना, और संबंध भी पूछे तो यही लिखना है। अब बिहार बोर्ड के बच्चे समझते कम है, लिखते ज़्यादा है, इसलिए इंटर में ढेर नंबर लेके आते हैं। उनको समझना ज़्यादा है, लिखना कम है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। जयप्रकाश जी को संघर्ष समितियों से अपेक्षा है कि ये समितियां गांव में भ्रष्टाचार, अन्याय और अनिति के विरुद्ध संघर्ष के साथ ही लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए या संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करे। बिल्कुल राइट, और बिल्कुल ये सही बात है। मैंने इसको जो डिज़ाइन किया है बिल्कुल सोच के किया है, बिल्कुल शॉर्ट किया है, और बिल्कुल फालतू तो मैंने बात लिखा ही नहीं है। आपके एग्जाम पे कितनी अच्छी लिखी गई उनके बाद है। चलते हैं आगे। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव बताओ, यानी चुनाव कैसा होना चाहिए। देखो भाई, इस संदर्भ में जेपी जी का कहना है कि छात्र संघर्ष एवं जन संघर्ष समितियां मिलकर ये आम राय से चुनाव उम्मीदवार को चुनेगा। जो भी उम्मीदवार जीतेगा वह भावी कार्यक्रमों में कड़ी मेहनत करेगा और साथ साथ गलत प्रतिनिधियों को नहीं चुनेगा, और जो ऐसा करेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात है, मैंने लिख दिया है, देख लो भाई साहब। मैं बोला थोड़ा सा अलग ढंग का हूँ, लेकिन लिखा हुआ मेरी जो टाइपिंग की हुई है उन पर ध्यान दो और वो लिखो, उनको याद करो। लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो दिनकर जी का निधन वेल्लोर चेन्नई में पड़ता है। 24 अप्रैल 1974 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस समय दिनकर जी एक मेहमान के रूप में रामजी गोयनका के घर पहुंचे हुए थे, जो एक बड़े अखबार के मालिक थे, उनके घर में आए हुए थे और यहाँ पे उनका निधन हो गया। कौन दिनकर जी भाई? वही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और चैप्टर हमारी खत्म हो चुकी है, पूरा खत्म हो चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और आप वेट करेंगे। अगर कोई बच्चे जो 100 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं वे हमारे चैनल पे विश्वास कर सकते हैं, और यहाँ से उसको 100 दिनों में पूरी कंप्लीट 100 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी की तैयारी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर, बुक पर्सन, टोटली एग्जाम के अकॉर्डिंग भाई, चिंता मत करो, वो सब करा दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, मिलेंगे अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।